नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत इसमें चैप्टर चल रहा है और दिल्ली सल्तनत का आज चौथे वंश की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले तुगलक वंश आपने पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 19 होने वाला है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज का। सैयद वंश बहुत महत्वपूर्ण वंश ये भी है। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इसने राज किया था दिल्ली पर। तो गुलाम वंश पहले आपने पढ़ा, खिलजी वंश फिर पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा, फिर आज हम सैयद वंश पढ़ेंगे। ये एक तरीके से जो मूल रूप से तुर्की से संबंधित वंश थे, ये आखिरी वंश होगा सैयद, क्योंकि इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है लोधी वंश, ये अफ़गान के थे। तो पहले चार वंश मूल रूप से तुर्की के थे और चौथा जो वंश है ये अफ़गानी थे। तो लोधी वंश वो हम पढ़ेंगे बाद में। आज हम सैयद वंश को समाप्त कर देंगे क्योंकि केवल चार ही शासक इस सैयद वंश में आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से शासक हैं? खिज्र खां हैं। 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। उसके बाद मुबारक शाह 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। मोहम्मद शाह 1434 से 1445, फिर आलम शाह 1445 से 1451। ये आप इनके फैमिली का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए, कौन किसके बाद आया था और कौन किससे क्या संबंधित था। सबसे पहले सैयद वंश की शुरुआत खिज्र खां के द्वारा की जाती है। खिज्र खां इसी वंश का संस्थापक है, सैयद वंश का संस्थापक है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा बनता है। खिज्र खां पहला शासक था और दूसरा शासक इसका बेटा मुबारक शाह बनता है। मुबारक शाह के बाद इसका जो भतीजा होता है मोहम्मद शाह, वो शासक बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। मोहम्मद शाह के बाद इसका पुत्र आलम शाह चौथा सुल्तान बनता है इस दिल्ली सल्तनत का और सैयद वंश का। सैयद वंश का चौथा सुल्तान है जो कि सैयद वंश से संबंधित है। तो ये पहली बात, सैयद वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वंश है ना, इसमें जो पहला शासक है खिज्र खां, ये अपने आप को बताता है कि मैं जो पैगंबर साहब थे उनकी फैमिली से संबंधित हूँ, उनके वंश से मैं संबंधित हूँ, इसलिए अपने नाम के आगे सैयद लगाता था, सैयद खिज्र खां। इसी कारण से इस वंश को सैयद वंश कहा जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं खिज्र खां के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे खिज्र खां के बारे में। 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इससे पहले कौन सा वंश आया था बताइए? तुगलक वंश था। तुगलक वंश में जो आखिरी शासक थे मोहम्मद शाह, जो आखिरी शासक थे, उन्हीं के टाइम पीरियड पर 1498 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ था दिल्ली में। ये आप जानते हैं। तैमूर की सहायता पता आपको किसने की थी? इस खिज्र खां ने की थी। इस खिज्र खां ने ही तैमूर की सहायता की थी। उस समय ये मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। इसी ने खिज्र खां की जो है खिज्र खां ने ही तैमूर की सहायता की थी। इसी कारण से जब दिल्ली को लूटने के बाद वापस जाता है तैमूर, तो तैमूर खिज्र खां को जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है, जो दीपालपुर वाला क्षेत्र है, मुल्तान वाला जो क्षेत्र है और जो आपका लाहौर वाला क्षेत्र है, वो सौंप देता है खिज्र खां को। खिज्र खां को वहाँ का शासक बना देता है। खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर वाले जो क्षेत्र में ना शासक बना देता है। जब तुगलक वंश समाप्त होता है तो 1414 ईस्वी में ये दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसे सैयद वंश कहा जा रहा है। सैयद वंश की शुरुआत की थी खिज्र खां ने। ये अपने आप को पैगंबर के वंशज का बताता है, इसलिए सैयद वंश इसे कहा जाता है। तैमूर की सहायता की थी 1398 में, तब जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तैमूर ने, तो उस समय इसने तैमूर की सहायता की थी। तैमूर खुश होकर इसे मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर वाला क्षेत्र का इसको शासक बना देता है। लेकिन कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी। सुल्तान अपने आप को कहीं भी नहीं कहलवाया। इसने अपनी एक उपाधि ग्रहण की थी, रैयत आला। रैयत ए आला का मतलब होता है किसी दूसरे शासक का प्रतिनिधि। तो ये अपने आप को तैमूर और तैमूर के जो उत्तराधिकारी थे उन्हीं का एक प्रतिनिधि बताता है कि जो दिल्ली को संभाल रहा है। अपने आप को स्वतंत्र शासक कभी नहीं कहता, सुल्तान अपने आप को कभी नहीं कहता। ये कहता है कि मैं तैमूर
का ही शासन संभाल रहा हूँ, तैमूर के क्षेत्रों को संभाल रहा हूँ। हालांकि तैमूर की अब तक मृत्यु हो गई थी जब ये दिल्ली का सुल्तान बना, तो उस समय तैमूर का जो पोता था जिसका नाम था शाहरुख, जिसका नाम क्या था, शाहरुख, तो शाहरुख उस समय शासक था। इस पूरे तैमूर जो साम्राज्य, तैमूर के द्वारा जो साम्राज्य फैलाया गया था उसको शाहरुख संभाल रहा था। ये तैमूर का पोता था। तो रैयत आला की उपाधि का मतलब ये है कि खिज्र खां शाहरुख को अपना मेन शासक मानता था और उसी का अपने आप को प्रतिनिधि बताता था जो दिल्ली संभाल रहा है। तो इसने सुल्तान की उपाधि कभी ग्रहण नहीं की। इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें तो हैं नहीं। और 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 20 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा मुबारक शाह सुल्तान बनता है। 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक ये सुल्तान रहता है। ये मैप में आप देख लीजिए दिल्ली सल्तनत कितना सिकुड़ चुका था। सैयद वंश के जब टाइम पीरियड चल रहा था तो कितना सिकुड़ चुका था। बहुत सारे जो वंश थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। बहुत सारे शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। जौनपुर भी यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। शर्की साम्राज्य यहाँ पर चल रहा है। विजयनगर साम्राज्य ये भी स्वतंत्र है। बहमनी साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य, ये भी स्वतंत्र है। बंगाल भी स्वतंत्र है। कहने का भाव ये है कि कुछ ही क्षेत्र में अब दिल्ली सल्तनत बची हुई थी। खिज्र खां के बाद इसका बेटा मुबारक शाह सुल्तान बनता है। ये खिज्र खां का पुत्र था। इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इसने अपने पिताजी के उल्टा, जैसे इसके पिताजी ने अपने आप को रैयत आला की उपाधि दी थी, सुल्तान नहीं कहा, लेकिन मुबारक शाह जब गद्दी पर बैठा तो अपने आप को इसने सुल्तान कहलवाया। मुबारकाबाद की स्थापना इसके द्वारा की गई थी 1433 ईस्वी में। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। ये महत्वपूर्ण बात है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही मुख्य स्रोत है सैयद वंश की संपूर्ण जानकारी का। सैयद वंश में लगभग 90% से अधिक जो जानकारी है हमें तारीख़ मुबारक शाही से मिलती है। और तारीख़ मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के ही दरबार में रहा करते थे। समझ में आ गया आपको? इसके बाद मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है 1434 ईस्वी में। इसकी मृत्यु होती ऐसे है कि इसका एक वजीर था सरवर उल मुल्क। तो सरवर उल मुल्क के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है। और मुबारक शाह के बाद मुबारक शाह का एक भतीजा था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को सुल्तान बनवा दिया जाता है सरवर उल मुल्क की सहायता से। सरवर उल मुल्क की सहायता से मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठ जाता है। भले ही मुबारक शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन जो सारी शक्ति होती है मुख्य रूप से वो सरवर उल मुल्क के पास ही होती है। ठीक है। इसके समय में बहलोल लोदी को सरहिंद का सूबेदार बनाया गया था। और जो सरवर उल मुल्क था उसको आगे चलकर मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो बहलोल लोदी को सरहिंद का सूबेदार बनाया गया था इसी के टाइम पीरियड पर। मोहम्मद शाह के ही टाइम पीरियड पर बहलोल लोदी सरहिंद का सूबेदार था। पाकिस्तान में ये क्षेत्र पड़ता है। बहलोल लोदी बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स है क्योंकि सैयद वंश को समाप्त करके जो नया वंश आता है लोदी वंश, उसका संस्थापक बहलोल लोदी ही है। अभी ये सरहिंद का मात्र सूबेदार ही है। एक बार बहलोल लोदी ने महमूद शाह की हेल्प की थी, तो महमूद शाह ने खुश होकर बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी। खाने खाना की उपाधि बहुत सारे लोगों को मिलेगी, तो उसमें से बहलोल लोदी भी था जिसे खाने खाना की उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह के द्वारा बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी। इतिहासकार बताते हैं जो मालवा शासक थे इन्होंने आक्रमण किया था दिल्ली पर और इसमें सहायता बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। इसलिए मोहम्मद शाह खुश होकर खाने खाना की उपाधि बहलोल लोदी को देता है। बहलोल लोदी ने सुल्तान बनने से पहले 2 बार दिल्ली पर आक्रमण कर चुका था वो, लेकिन दोनों बार असफल रहा था। पहला आक्रमण उसने 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया
जब मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड चल रहा था, और दूसरा टाइम जो था वो 1447 ईस्वी के आसपास आलम शाह के टाइम पीरियड पर किया, जो कि असफल रहा, और तीसरे में वो गद्दी पर बैठ जाता है। तो बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पर 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, जो असफल हो जाता है। ये आक्रमण असफल रहता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद शाह चौकन्ना हो जाता है। वो अपने बेटे को बुलाता है। इसका बेटा आलम शाह उस समय यूपी के बदायूं में था। बदायूं से अपने बेटे को बुलाता है और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा आलम शाह सुल्तान बनेगा। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो आलम शाह गद्दी पर बैठता है। 1445 से मुख्य रूप से 1447 तक ही गद्दी पर ये बैठ पाता है, क्योंकि उसके बाद ये अपनी इच्छा से ही गद्दी को छोड़ देता है। तो इस वंश का अंतिम शासक जो है आलम शाह है। ठीक है, इस वंश का आखिरी शासक जो है वो कौन है? आलम शाह है। 1447 ईस्वी के आसपास दूसरा आक्रमण किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा, लेकिन वो भी असफल रहा था। तो 1447 के लास्ट में कहा जाए, 1447 के लास्ट में और 1448 ईस्वी के आसपास ये एक ऐसा कदम उठाता है जिससे ये अपना पद अपनी इच्छा से ही छोड़ देता है और वहीं चला जाता है जहाँ से ये आया था, बदायूं चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1451 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लेता है बहलोल लोदी और लोदी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, 1451 में बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था और सुल्तान बन गया था। तो जब ये बदायूं चला जाता है 1448 ईस्वी के आसपास, तो उस समय वहीं पर रहता है और 1476 ईस्वी में अपनी मौत ये मर जाता है। आलम शाह की मृत्यु हो जाती है। तो ये था आलम शाह के बारे में सभी बातें। ठीक है, तो सैयद वंश मुख्य तौर पर कहा जाए 1414 से 1448 तक ही था। उसके बाद 1448 से 1451 के इस बीच का जो इतिहास है वो स्ट्रगल पूर्ण रहा। तो 1451 ईस्वी में स्वतंत्रता पूर्वक बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और सुल्तान बन जाता है और नए वंश की शुरुआत करता है लोदी वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। तो होप सैयद वंश से संबंधित सभी बातें आपको याद हो गई होंगी। कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन कहानी के तौर पर आप सभी चीज़ें याद कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से बता पाएंगे, और है भी बहुत आसान। खिजर का के बारे में कुछ बातें हैं, मुबारक शाह के बारे में कुछ बातें हैं, मोहम्मद शाह के बारे में कुछ बातें हैं, वहीं आलम शाह के बारे में कुछ बातें हैं। याद कर लीजिए, काम ख़त्म। तो ये आपका समाप्त होता है सैयद वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोदी वंश। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास नोट्स इसके ज़रूर ले लीजिएगा, श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है। श्री एजुकेशन ऐप से क्लास नोट जब ले लेंगे आपने, तभी अच्छी सी पढ़ाई आप कर पाएंगे। क्लास नोट से आप रिवीजन कीजिए और वीडियो लेक्चर देखिए, बहुत आपका समय बचेगा। बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको। चलिए, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।